जी के आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के इस लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे शासन प्रणाली। अब जैसे ये जो इंडियन पॉलिटी है हम जो पढ़ते हैं उसमें जो संविधान में शुरुआत होती है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में, फिर भाग 2 में रहेगा नागरिकता, भाग 3 में रहेगा मूल अधिकार, भाग 4 में है डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस तरीके से शासन प्रणाली में जो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे पूरे पॉलिटी के या पूरे जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय या विश्व की पॉलिटी होती है, विश्व की राजनीति, उसमें जो जो भी शब्द इस्तेमाल होते हैं या प्रयोग होते हैं, जैसे संसदीय प्रणाली या अध्यक्षीय प्रणाली, ये क्या होता है, या शासन की प्रणाली कौन कौन सी थी, पहले कौन सी थी, अब कौन सी थी, इसमें बहुत सारे एक साथ क्वेश्चनों को रख दिया गया है शासन प्रणाली में। जो मिलेंगे तो सारे पॉलिटी में सारे क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिलेंगे, हर किसी ना किसी चैप्टर में उस शब्द का प्रयोग रहेगा, लेकिन उन शब्दों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आज एक जगह हम पढ़ेंगे उसको। इसके बाद हम पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो संविधान का भाग 1 से शुरुआत करेंगे इसके बाद के लेक्चर में। तो शासन प्रणाली, अगर हम शासन प्रणाली की बात करें तो कई तरीके की शासन प्रणाली होती है। अगर हम प्राचीनतम रूप देख लें शासन प्रणाली का, तो उसमें राजतंत्र चलता था। राजतंत्र प्राचीन रूप में कौन सी शासन प्रणाली चलती थी? राजतंत्र। उसमें एक राजा होता था जिसका कोई चुनाव नहीं होता था, वो अब वंशानुगत होता था, उत्तराधिकार के आधार पर उसे राज्य मिलता था या किसी से युद्ध के द्वारा कोई और राज्य प्राप्त कर लेता था। इस तरीके से हम उसे प्राप्त करेंगे, उसे राजतंत्र जानते हैं कि वो राजतंत्रीय शासन था। फिर उसी में आता है एक, बाद में थोड़ा सा चेंजेज आता है, कुलीन तंत्र बोलते हैं। कुलीन तंत्र ये भी एक शासन प्रणाली का तंत्र था, जिसे आरोस्टिक्रेसी बोलते हैं। इसमें अब जैसे यहाँ पे राजतंत्र केवल एक व्यक्ति होता है जो सर्वे सर्वा, अब कुलीन तंत्र में कुछ व्यक्ति हो जाते हैं, कुछ कुलीन लोग होते हैं, कुछ धनिक वर्ग होते हैं, सभी शासन सत्ता इन्हीं के हाथ में होती है, जो कुलीन तंत्र होते हैं। फिर धीरे धीरे और चेंजेज आता है। फिर इसमें एक आता है तानाशाही अधिनायक तंत्र। इसमें वो पूरे तरीके से हर चीज़ पे, कभी कभी वो चुना हुआ शासक ही शासन जो तानाशाह बन जाता है। जैसे हिटलर का एग्जाम्पल ले लें, इटली के मोसोलिनी का एग्जाम्पल ले लें, ये लोग चुने हुए थे, बाद में इन्होंने शासन सत्ता अपने पूरे कंट्रोल में कर लेते हैं और अपनी निरंकुशता दिखाते हैं। तो और सबसे बाद में सबसे लेटेस्ट या आधुनिक जो आजकल चल रहा है वो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक डिमोस प्लस क्रेशिया। डिमोस का मतलब होता है लोग या पीपल, क्रेशिया का मतलब होता है शासन। तो लोकतंत्र या डेमोक्रेसी इसे कहेंगे जहां लोगों का शासन हो। तो आधुनिक रूप से या लोकप्रिय सरकारें जो लोकतांत्रिक हैं, या लोकतंत्र जहां है वही आधुनिक रूप से चल रहा है, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है ये लोकतंत्र। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कौन कौन क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे। जो भी शब्द आएंगे जैसे अध्यक्षीय या संसदीय या कार्यपालिका, विधायिका, ये सब के बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम और राज्य जैसे पॉलिटिकल साइंस में, वैसे तो राज्य का मतलब होता है, अगर हम राज्य की बात करें, अगर हम पाकिस्तान कर दें, एक पाकिस्तान और एक उत्तर प्रदेश यूपी, तो इसमें राज्य कौन है? सामान्यतः लोग नहीं जानेंगे, लोग कहेंगे कि राज्य तो यूपी है, लेकिन राज्य यूपी नहीं है, ये पाकिस्तान राज्य है। या भारत हो गया, ये भी राज्य है, क्योंकि एक देश की बात होती है, राजा पहले एक पूरे राज्य का सर्वे सर्वा होता है। वैसे ही यूपी क्या है? यूपी राज्य नहीं है, एक छोटी से अपने भारत में एक इकाई है। तो राजनीति विज्ञान में राज्य होने के चार तत्व होते हैं कि राज्य किसको कहा जाएगा। तो 4 तत्व में हो जाएगा, एक तो पहला सरकार, दूसरा हो जाएगी जनता या लोग, तीसरा क्षेत्रफल, चौथी संप्रभुता। अब अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ सरकार भी है, जनता भी है, क्षेत्रफल भी यूपी का है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर केंद्र सरकार भी है। संप्रभुता का मतलब होता है कि जो अपने निर्णय खुद बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो, तो वो अपना निर्णय उसे ही संप्रभु देश कहेंगे या राज्य कहेंगे। तो यूपी क्या है? यूपी के ऊपर भी अभी केंद्र की सरकार है, जो हर तरीके से अपना फैसला यूपी सरकार नहीं ले सकती कि हम राज्य या संघ से अलग हो जाएं या भारत से अलग हो जाएं, इसका फैसला केंद्र यूपी सरकार का नहीं होगा। इसलिए राजनीति विज्ञान में राज्य होने के 4 तत्व होने चाहिए, तब उसे
तब उसे राज्य कहा जाएगा। ठीक है। और भारत में क्या है, सरकार भी है, जनता भी है, क्षेत्रफल भी है, संप्रभुता। भारत किसी बाहरी और आंतरिक रूप से किसी दबाव में कोई फैसला नहीं करता है, तो इसलिए भारत क्या है, संप्रभु। पाकिस्तान क्या है, संप्रभु। बांग्लादेश भी संप्रभु है। वो अलग बात है कि कुछ वैदेशिक नीतियों या इंटरनल कुछ वजहों से लोग एक दूसरे का समर्थन करते हैं, लेकिन उससे संप्रभुता कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संप्रभुता का मतलब होता है अंतिम रूप से कौन संप्रभु है। जैसे भारत में अगर अंतिम रूप से संप्रभु की बात करें, तो अंतिम रूप से संप्रभु या अंतिम रूप से शक्ति कहाँ है, भारत की जनता में है। तो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा हमारा, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली का वर्णन किया गया है। तो हमारे यहाँ कौन सी शासन प्रणाली है, अध्यात्मक, लोकतंत्रात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतंत्रात्मक। तो हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली है वो है संसदात्मक है। हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है। अगर हम सामान्यतः देखें तो शासन की दो प्रणालियाँ हैं, एक तो अध्यक्षात्मक हो गई और दूसरी संसदात्मक हो गई। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, संसदात्मक। अध्यक्षात्मक में क्या होता है, यहाँ राष्ट्रपति का शासन होता है, जैसे अमेरिका वगैरह में। इसमें कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका होती है, सारी शक्तियाँ क्या हैं इसमें राष्ट्रपति के अंदर निहित होती हैं, और ये राष्ट्रपति अपने हिसाब से अपने मंत्रियों को चुनता है, ना खुद राष्ट्रपति चुनता है, ना कि जनता चुनती है। किसी को भी मंत्री बना सकता है, किसी विभाग का। लेकिन संसद, अब यहाँ हमारे यहाँ जो ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली थी उसी का अनुसरण किया गया है। तो हमारे यहाँ कौन सी प्रणाली है, संसदात्मक शासन प्रणाली है शासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा, राजनीतिक दल नहीं, सरकार ये भी नहीं है, ध्वज। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता। अगर राज्य होने के लिए अभी हमने बताया था चार चीज़ हैं, क्षेत्रफल या एरिया, सरकार, जनता और संप्रभुता। संप्रभुता ही राज्य का प्राण होती है या राज्य की आत्मा होती है, संप्रभुता। अगर संप्रभुता नहीं है तो उसे हम राज्य नहीं कहेंगे, एक प्रोविंशियल या एक इकाई कहेंगे किसी। क्योंकि अगर हम कोई फैसला किसी के दबाव में ले रहे हैं या अपना फैसला हम खुद नहीं कर पा रहे हैं तो वो हम संप्रभु नहीं हैं। तो इसमें राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में पूछा गया कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। क्या न्यायपालिका पर मंत्रालय का नियंत्रण होता है, नहीं, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। यहाँ संसदात्मक लोकतंत्र में या संसदीय शासन जहाँ होता है वो स्वतंत्र होती है, ये गलत है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, नहीं, ये भी नहीं। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अपना अपना काम स्वतंत्र रूप से करते हैं, ये भी गलत है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ना कि कार्यपालिका का। क्योंकि विधायिका संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जो विधायिका मतलब जो संसद के मेंबर चुने जाते हैं। अब भारत में देखें तो लोकसभा के ये एक विधायिका बनाते हैं, संसद में जाके ये सारे मेंबर क्या है, विधेयक का निर्माण करते हैं। फिर उसको कार्यपालिका, जो मंत्रिपरिषद होती है वही कार्यपालिका होती है, और मंत्रिपरिषद का मुख्य कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इन पर नियंत्रण कौन करता है, अगर मान लो मंत्रिपरिषद कोई कार्य करती है या प्रधानमंत्री कोई कार्य करता है तो किसके प्रति जवाबदेह होता है, विधायिका के, स्पेशली लोकसभा के। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी नियम कानून बनाना होता तो संसद में रखना होता। इस पर क्वेश्चन या सवाल कौन उठाता है, जो विधायिका या संसद के मेंबर होते हैं वही सवाल उठाते हैं। तो जो विधायिका होती है वो संसद में सारे मेंबरों को मिला के विधायिका बनती है। उसमें से जो भी कुछ लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह दी जाती है। अब वो तो दलीय सिस्टम है, दलीय सिस्टम में जो पार्टी जीतती है वही पार्टी उसमें आती है मंत्रिपरिषद में। तो कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, क्योंकि संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है या विधायिका का नियंत्रण होता है कार्यपालिका पर। क्योंकि कोई भी मंत्री कोई कार्य करता तो उसकी जवाबदेही वहाँ पे अपने कोई कानून बनाता है तो संसद में उसकी जवाबदेही होती है। कोई भी सांसद या विधायिका का मेंबर उस पर क्वेश्चन करता है, तो इसलिए जब नियंत्रण होता है किसका, विधायिका का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये सही है। राष्ट्रमंडल क्या है, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ देश उन देशों को कहते हैं जहाँ पर कभी ब्रिटेन या ब्रिटिश सरकार कभी अपनी हुकूमत चलाती थी, या ब्रिटिश के गुलाम, जहाँ कभी भी ब्रिटेन का शासन हुआ करता था या ब्रिटेन की महारानी का शासन हुआ करता था, उन देशों को मिला के 52-53 देश हैं लगभग, तो उन देशों को मिला के एक राष्ट्रमंडल बनाया गया है। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है।
अब जैसे उन देशों को मिला के एक राष्ट्रमंडल बनाया गया, उसका मुख्य कौन है? ब्रिटेन। अगर हम कहें कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, अगर हम राष्ट्रमंडल में शामिल हो गए तो इसका मतलब हम फिर ब्रिटेन की जो अधीनता स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम राष्ट्रमंडल के सदस्य जरूर हैं, लेकिन जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता है ये हमारे ऊपर निर्भर है, ये हमारे भारत के ऊपर या जो भी देश हैं इसमें शामिल उन देशों के ऊपर निर्भर है। आप रहें ना रहें, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। एक तो हम औपचारिकता दिखाने के लिए ये ऐसा करते हैं कि राष्ट्रमंडल के चलो सदस्य हैं। तो जैसे गेम भी होता है राष्ट्रमंडल गेम, इसमें चीन नहीं है। राष्ट्रमंडल गेम में जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उसमें चीन नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा, ये गलत है। तो सही आंसर होगा भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, केवल एक, केवल एक। ये जो है यूपीपीसीएस के मेंस में 2017 में पूछा गया था। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो सही आंसर है केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है ये थोड़ा सा यूपी पुलिस या उससे ऊपर के लेवल के हैं, लेकिन फिर भी जो इसमें शब्द हैं अध्यक्षीय या संसदात्मक या संघ, जो भी शब्द आएंगे इनको थोड़ा समझना जरूरी है। अगर इनको समझ जाएंगे तो फिर हमें थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ने में बहुत ईजी हो जाएगा, उसे आसानी से हम समझ सकते हैं कोई भी चीज़, क्योंकि शब्दों का ही बहुत बड़ा खेल होता है जो भी आयोग के एग्जाम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो इसका सही आंसर है, सबसे पहले जो संसदीय शासन प्रणाली जो प्रारंभ की गई थी वो ग्रेट ब्रिटेन यूके में की गई थी, यूके ग्रेट ब्रिटेन में। उसके बाद दुनिया के विभिन्न देशों में संसदीय प्रणाली गई है, संसदीय प्रणाली, शासन की संसदीय प्रणाली विभिन्न देशों में गई है। तो सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, अब इसमें पूछा गया कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कौन होती है, जिसमें क्या, जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। भारत में संसदीय सरकार है, क्या सभी राजनीतिक दल इसमें भाग लेते हैं? नहीं। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। आगे और देख लेते हैं, ऑप्शन सी। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती, ये भी नहीं है। अब इसमें दो क्वेश्चन मिले, जैसे सरकार लोगों के द्वारा चुनी निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जाती है, तो इसमें शब्दों का भी हमने बताया ना बहुत खेल। तो इसमें सरकार लोगों के द्वारा, तो एक हम जनरल सेंस में कह सकते हैं कि सरकार को कौन चुनते हैं? लोग चुनते हैं। लेकिन हम क्या चुनते हैं संसदीय व्यवस्था में? हम प्रतिनिधि चुनते हैं अपने जगह, जैसे लोकसभा क्षेत्रों से हम चुनते हैं ना अपने सांसद चुनते हैं या विधायक चुनते हैं। फिर विधायक जाके सरकार का वहाँ पे जो सदन का नेता होता है वो मुखिया बनता है पार्टी का, या किसी भी राजनीतिक दल का जो ज़्यादा सीटें पाती हैं उसका नेता जो बनता है, जिसे समर्थन होता है प्रतिनिधियों का, ये सांसदों या विधायकों का, वो सरकार बनाता है ना फिर जाके। तो यहाँ पे ये भी नहीं सही है, यहाँ पे होगा सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सही है। और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बिल्कुल हटाई जा सकती है। जैसे अगर लोकसभा अपना विश्वास हटा ले, जैसे कोई भी गवर्नमेंट हो, भारत में गवर्नमेंट हो, अगर लोकसभा अपना समर्थन वापस ले ले किसी प्रधानमंत्री से तो सरकार गिर जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल इससे पहले सरकार गिरने के, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, एच डी देवगौड़ा की सरकार और चंद्रशेखर जी की सरकार, ये बहुत सारी सरकारें जो समर्थन ना होने की वजह से गिर गई। तो सही आंसर होगा उसका, इसका टेक्निकल जो है इसमें जो है, इसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, जैसे हमारी संसदीय प्रणाली या भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम से कैसे डिफरेंट है? तो डिफरेंट क्या है, जब दोनों जगह संसद है तो उसमें डिफरेंस क्या है? कुछ ना कुछ डिफरेंस है, इसीलिए पूछा गया है। इसमें ये IAS के प्री में आया है क्वेश्चन, IAS के प्री 2017 में एक क्वेश्चन आया है, 2017 में, प्री 2017 में। इसमें पूछा गया है कि हमारी संसदीय प्रणाली ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से कैसे भिन्न है, जबकि हमने वहीं से अनुसरण किया है। तो वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। जैसे हमारे यहाँ भी वास्तविक है और नाम मात्र है, ये तो दोनों जगह सेम है। जैसे हमारे यहाँ वास्तविक कार्यपालिका का कौन प्रधान है? प्रधानमंत्री। और जो नाम मात्र कार्यपालिका किसके नाम से चलती है? राष्ट्रपति के नाम से। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, ये भी सही है, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व हमारे यहाँ, जैसे आर्टिकल 73 के क्लॉज 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये भी दोनों जगह सही होता है। और या हमारे यहाँ तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ब्रिटेन में भी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। द्विसदनी विधायिका हमारे यहाँ भी है, लोकसभा राज्यसभा, और ब्रिटेन में है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड उसका नाम है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा को
आम जनता की सभा जो है उसे लोकसभा बोलते हैं, और एक राज्यसभा होती है। और ब्रिटेन में भी एक हाउस ऑफ कॉमन होता है जो चुने जाते हैं, और एक हाउस ऑफ लॉर्ड होता है। वहाँ उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड को बोलते हैं, हमारे यहाँ उच्च सदन लोक राज्यसभा को बोलते हैं। कॉमन्स का मतलब साधारण लोग, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ज़्यादा पावर है। तो वहाँ भी द्विसदनी विधायिका है, अपने यहाँ भी द्विसदनी विधायिका है। न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, ये इसी बात में भिन्न है हमारे यहाँ और वहाँ से। वहाँ की संसद बहुत पावरफुल है, वो जो नियम बनाते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, बशर्ते एक व्यक्ति को महिला, कोई पुरुष हो, पुरुष को महिला, पुरुष को फीमेल, और फीमेल को मेल के अलावा ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए वहाँ की संसद पावरफुल है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक जुडिशियल रिव्यू है, जैसे न्यायिक पुनर्विलोकन का सिस्टम है। हमारे यहाँ अगर कोई नियम कानून बना तो उसको हमें संविधान सम्मत देखना है, ये संविधान के प्रावधानों के तहत है कि नहीं, फिर इसका जुडिशियल रिव्यू कौन करेगा, जुडिशरी करेगी या न्यायपालिका करेगी। तो यही यहाँ और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में यही भिन्नता है, जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक प्रणाली की, जबकि वहाँ नहीं है, वहाँ कोई जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है कि अगर पार्लियामेंट या विधायिका ने कोई नियम कानून बना दिया है, अगर वो गलत लग रहा है तो उसको न्यायपालिका देखेगी कि संविधान सम्मत है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देती है। बहुत सारे कानूनों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इसमें भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है। संघात्मक सरकार ये भी है, संसदात्मक सरकार भी है, अध्यक्षात्मक सरकार ये नहीं है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका राष्ट्रपति में नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। तो यही आंसर सही है, ये विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है। और संघात्मक सरकार कौन सी होती है, जहाँ संविधानों के द्वारा शक्तियों का बंटवारा हो जाए। जैसे केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा हमारे यहाँ है, केंद्र और राज्य में ये वहीं संघ होता है। जैसे एक केंद्र होगा और इसमें बहुत सारी इकाइयों में जब शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाएगा संविधान के थ्रू, तो यही इसे ही संघ कहते हैं। अब जैसे एक एक पूर्ण संघ होता है, एक अर्ध संघ होता है। इसमें जो पॉलिटिकल थिंकर हैं वो बताते हैं कि कौन अर्ध संघ है, कौन पूर्ण संघ है। जैसे मान लो कंप्लीट शक्तियों का बंटवारा हो जाए कि ये शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी और ये शक्तियाँ राज्यों के पास रहेंगी, और केंद्र राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो वो पूर्ण संघ है। जैसे स्विट्जरलैंड इसका एग्जाम्पल है। लेकिन और अमेरिका भी है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन इसमें हमारे यहाँ जो संघीय प्रणाली है ये दोनों का मिश्रण है। कभी कभी केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा तो किया गया है, लेकिन कभी कभी राज्यों का केंद्र का हस्तक्षेप भी राज्यों में होता है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, जबकि और जगह राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र नहीं कर सकता, जहाँ पूर्ण संघ है वहाँ राज्य ही अपने गवर्नर रखें। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाती है। ये संघात्मक ढांचे के विरुद्ध होता है। और बहुत आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन को लगाना हो गया, तो ये सब क्या है, संघात्मक सरकार के विरुद्ध होता है। फिर भी हमारा क्या, हमें हमारे संविधान को क्या है, संघात्मक माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा संघात्मक सरकार है। संसदात्मक सरकार भी है, स्वतंत्र न्यायपालिका एक है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य सही है, ये सही है कि हमारा यह देश या राज्य कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि भारत का कोई भी राज्य धर्म नहीं है, सभी धर्मों के प्रति समान रूप से सम्मान देता है भारत का संविधान। संसदीय पद्धति की सरकार, ये भी सही है। संघीय नीति है। राष्ट्रपति पद्धति की सरकार, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है हमारे यहाँ, नाम मात्र की राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं है, ये हमारे यहाँ यही सही नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं। तो राष्ट्रपति पद्धति में अगर कार्यपालिका की समस्त शक्तियां कहाँ निहित होती हैं, राष्ट्रपति में। इसमें क्या है, राष्ट्रपति, इसमें पूरे देश का कौन सर्वा होता है, राष्ट्रपति होता है। और ये अपने जो मंत्रियों को चुनेगा, ये किसी भी व्यक्ति को मंत्री चुन सकता है। वो चुना हुआ, कोई जरूरी नहीं कि उच्च सदन या निम्न सदन का कोई चुना हुआ व्यक्ति हो, ऐसा कुछ नहीं, किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि सारी शक्तियाँ इसी में निहित होती हैं, राष्ट्रपति में। तो ये अपने हिसाब से अपने मंत्रालय देता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, यूएसए के, वो अपने हिसाब से अपने लोगों को एक एक मंत्रालय बांट देते हैं, उनको, वो कोई चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन है। इस शासन प्रणाली में हम ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहे हैं जो पूरे पॉलिटी में लगभग हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ इनमें मिलता रहेगा, तो वो एक जगह सारे क्वेश्चनों को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे मॉरिस जोन्स हो गया, ग्रेनविल ऑस्टिन हो, केसी वेयर हो, ये भारतीय संविधान के बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में भी कहा गया कि वो लोग कहते क्या हैं
आगे क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो भारतीय राजतंत्र या भारतीय हमारी जो सिस्टम प्रणाली है गवर्नमेंट की, उसमें कौन सी नहीं है? एक संविधान संगत सरकार है, ठीक है, ये भी है, संविधान के संगत सरकार ही है भारत में। लोकतांत्रिक सरकार है, रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे छोटा हो बड़ा विधि से ऊपर नहीं है। सत्तावादी सरकार, अथॉरिटेरियन रिजिम, सत्तावादी सरकार नहीं है कि यहाँ पे निरंकुश कोई सत्ता, क्योंकि यहाँ की जनता हर 5 साल में अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, इसलिए यहाँ कोई सत्तावादी सरकार नहीं है। तो यही जो विशेषता ये नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सत्तावादी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, केंद्र हो गया या राज्य सरकारों को जो अधिकार प्राप्त हो कहाँ से होता है? क्या भारतीय संविधान से होता है, या राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, या भारत की संसद से? तो केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है? ये भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो शासन क्या है? शासन एक कार्य पद्धति है, शासन प्रणाली जो सुशासन, अगर उसमें सु लग जाए मतलब सुंदर शासन कौन हो सकता है? तो कौन होता है, किसको हम, वो तो ऐसी भी समझ, जहाँ जवाबदेही हो जनता के प्रति, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जैसे जनता को पता हो कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता हो, वो भी सही है। सुशासन की विशेषता ये भी होगी, जवाबदेही भी होगी। अगर हमने कुछ अपना एक आरटीआई लगा के, या हमें कुछ जानना है अपने हमारी सरकारों के बारे में, तो हम एक आरटीआई लगाते हैं, या कुछ भी हम जान सकते हैं किसी दफ्तर में जाके, तो वो जवाबदेही अगर जहाँ है तो वो सरकार अच्छी है, क्योंकि उससे जवाबदेही से तय होता है कि जनता जागरूक है, ये अपने अधिकारों के बारे में जानती है, इसलिए वहाँ जवाबदेही तय हो जाती है। और लोग जो अफसर होते हैं ये एक अच्छा काम भी करते हैं। पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि जनता को पता होना चाहिए कि जनता के बारे में जो काम हो रहा है वो जनता के लिए हो रहा है, तो उसे पता होना चाहिए। ये भी सुशासन की एक विशेषता है। कानून का नियम, ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं हो सकता है, कोई भी काम ऐसे नहीं होगा कि कोई मौखिक रूप से कह दिया तो काम, ऐसा नहीं, कोई भी काम एक सिस्टम या कानून के तहत होना चाहिए, ये भी एक विशेषता होती है। लाल फीताशाही, रेड टैपिज्म, ये क्या है? एक लेट लतीफ़ी का नतीजा होता है कि इसमें अफसर क्या है, बहुत सारे कामों को इधर टाल मटोल करते रहते हैं, तो ये सुशासन की विशेषता नहीं हो सकती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल फीताशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? जैसे भारत क्या है, एक कल्याणकारी राज्य है, तो इसकी विशेषता क्या है, उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण करना। क्या ये हो सकता है? मान लो 100 लोग हैं, उसमें अधिकतम लोगों की बात हो रही है, अगर 51 लोगों को कोई चीज़ मिल गई, 49 लोगों को कोई चीज़ नहीं मिली, तो इसका मतलब हो गया सॉरी, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण नहीं, इसमें 49 लोग अभी भी बच गए हैं। तो ये जैसे अगर 51 लोगों को कोई चीज़ मिल गई और 49 लोग विरोध में हैं, इनको इनको कुछ नहीं मिला लेकिन एलिजिबल भी हैं, तो ये हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना ये नहीं है। कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये सही आंसर है, क्योंकि कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना ही क्या है, एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ये तो होता ही है, लेकिन कल्याणकारी राज्य का मेन उद्देश्य यही होता है कि कमज़ोर वर्गों को उठाना है, कमज़ोर वर्ग जो हैं उनके लिए कल्याणकारी प्रबंध करना है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यही, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? अभी हमने पढ़ा है कल्याणकारी राज्य हमारे संविधान का दर्शन है, कल्याणकारी राज्य है, लोग सोचते हैं, संविधान बनाने वाले भी एक कल्याणकारी राज्य की है अवधारणा प्रस्तुत। समाजवादी राज्य ये भी है, क्योंकि हमारे प्रियम्बल में भी दिया है। राजनीतिक समानता, क्योंकि सबको यहाँ राजनीतिक समानता है, कोई भी किसी भी व्यक्ति को यहाँ मत देने से या मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने से रोका नहीं जा सकता, बशर्ते वह कुछ शर्तें पूरा करता हो। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना हो तो उसकी एज क्या हो, 18 वर्ष हो जानी चाहिए, और क्या हो, भारत का नागरिक हो, तो वह अपनी, तो समानता सबको मिली हुई है, कुछ एलिजिबिलिटी। और कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है भारत में, कोई भी व्यक्ति चुनाव, वो अलग बात है पार्टियां टिकट ना दे, वो पार्टियों को मैटर है, लेकिन जो राजनीतिक समानता की बात होती है तो वो समानता ये कि कोई भी व्यक्ति अपना चुनाव लड़ सकता है, अपना मत किसी को भी दे सकता है, तो हमारे यहाँ राजनीतिक समानता भी है। क्या साम्यवादी राज्य? नहीं, साम्यवादी राज्य नहीं है हमारे यहाँ, यही ये दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य का। तो सही सही आंसर होगा ऑप्शन डी,
साम्यवादी राज्य। समाजवादी राज्य का मतलब होता है कि इसमें सार्वजनिक जो जो भी जैसे सार्वजनिक उत्पादन के साधन हो, जो उत्पादन के साधन हैं जैसे कोयला खदान और ये पेट्रोलियम जितने भी हैं, डिफेंस, इनमें इनमें जो है सरकार का उपक्रम भी होना चाहिए, सरकारी शेयर भी होना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन भी होना चाहिए। सकारात्मक समाजवाद हमारे यहाँ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कौन होना चाहिए? सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा, क्योंकि जो हमारे देश में अभी भी संसाधनों पे अगर कुछ लोगों को, अगर हम यहाँ पे पूंजीवादी राज अगर करते हैं तो संसाधनों पे कब्जा तुरंत प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और कुछ लोग ही जो संसाधनों का दोहन करके पूरे अपने फ़ायदे के लिए काम करेंगे। इसीलिए यहाँ पे दोनों लोगों को रखा गया कि प्राइवेटाइजेशन भी हो, प्राइवेट भी रहे और गवर्नमेंट भी काम करे, दोनों लोग काम करते हैं उत्पादन के साधनों में। जैसे अभी हम परिवहन की बात करें, परिवहन की, तो इसमें इसमें सरकारी भी, गवर्नमेंट भी इसमें बसें चलती हैं, ट्रेनें हैं और प्राइवेट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यही समाजवादी है। अगर मेन समाजवादी का मतलब अगर हम देखें तो इसमें होता है कि जो उत्पादन के मेन साधन है जिस पे समाज का हक होना चाहिए, उस पे किसी एक व्यक्ति का नहीं, वो उस पे कब्जा होना चाहिए, उस पे किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए, सरकार का। सरकार अपने हिसाब से जिसको दे, सरकार अपने हिसाब से जिसको दे, जो कल्याणकारी कार्य करे, वही। तो हमारे यहाँ क्या है? सकारात्मक समाजवाद। इसीलिए हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है, क्योंकि यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट दोनों के हिसाब से अर्थव्यवस्था चलती है। तो समाजवादी और पूंजीवादी। तो सही आंसर होगा साम्यवादी राज्य हमारा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये नहीं है, राजतंत्र है ही नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है, अरिस्टोक्रेसी भी नहीं है कि दो चार लोग यहाँ पे शासन चला रहे हैं बिना चुने हुए लोग, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय संविधान क्या अध्यक्षात्मक है? ये भी नहीं है, संसदात्मक है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही है। भारत क्या है? संसदात्मक प्रजातंत्र है, यहाँ संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? अब स्रोत की बात करें या सोर्सेज की बात करें तो जो चीज़ मूल रूप से जहाँ से निकलती है उसी को हम सोर्स कहते हैं। तो भारत में जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? यहाँ भारत की जनता है। भारत की जनता के द्वारा ही यहाँ सरकारों का निर्माण होता है, यहाँ प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत की जनता या जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? संविधान की कठोरता, संसदात्मक या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पूछा है। संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकारों का राज्यों के पास होना। तो इसमें क्या है? संविधान की कठोरता ना हो ये अलग बात है, लेकिन एकल कार्यपालिका होती है, क्योंकि अध्यक्षात्मक में एक प्रेसिडेंट होता है या राष्ट्रपति होता है, वही अध्यक्ष होता है और वो अपने हिसाब से ही सारी कार्यपालिका का गठन करता है। इसीलिए एकल जो आधारभूत तत्व, वैसे तो हैं बहुत सारे इसके फैक्टर, लेकिन जो सबसे मेन आधारभूत तत्व वो एकल कार्यपालिका है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो हम अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ तो जानते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। और संसदीय शासन का उदय कहाँ सबसे पहले हुआ? ब्रिटेन में, यूके में। ब्रिटेन को या ग्रेट ब्रिटेन या यूके को संसद की जननी कहते हैं। संसदीय प्रणाली या संसद की जननी कौन है? ब्रिटेन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या अध्यक्षात्मक शासन है? यहाँ पे सीनेट है, सीनेट, और यहाँ पे एक प्रतिनिधि सभा होती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, HR, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और एक सीनेट। ये निम्न सदन, ये उच्च सदन होता है। तो यहाँ पे विधायिका में 2 सदन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे जो अध्यक्षात्मक शासन है, ये सदन जो है सरकारों का निर्माण वहाँ नहीं करते हैं, ये अपना विधायिका जो है विधायिका का काम करके विधान बनाएगी, वो राष्ट्रपति के पास भेजेगी। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन में जो क्या होता है, इसमें राष्ट्रपति जो अपने अपने लिए खुद की एक कार्यपालिका बनाता है। राष्ट्रपति अगर चुन लिया जाता है, फिर अपने हिसाब से अपने मंत्रियों को, किसी भी, उसमें कोई वो नहीं है कि कोई चुना हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं होता, वो किसी को भी एक मंत्री बनाएगा, वो उसके कामों को उनमें बंटवारा कर देगा। तो इसका उदय कहाँ हुआ है अध्यक्षात्मक शासन का? सबसे पहले यहाँ अमेरिका में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश में एक जनतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश स्वतंत्र है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो इसमें अगर हम गणतंत्र की बात करें, गणतंत्र का मतलब होता है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है, ये एक कोई ऐसा नहीं है कि ये उससे रख दिया गया, ऐसा नहीं, एक चुना हुआ व्यक्ति होता है, निर्वाचित होता है। तो यही सही है,
भारत का एक गणतंत्र है जिसमें अंतर नहीं था, रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसके जो जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, जिसे राष्ट्रपति बोलते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो इसका देखो, कठोर भी नहीं है, लचीला भी नहीं है, ना ही कठोर ना ही लचीला, तो बीच वाला भी नहीं है, लेकिन ये अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, या साधारण विधेयक अगर कोई लाया संसद में, उससे ही संविधान के जो बहुत सारे जो हैं प्रावधान पास हो जाएंगे। लेकिन कुछ विधेयकों को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 359 के तहत संविधान संशोधन किस में दिया है? संविधान संशोधन की बात अनुच्छेद 368 में होती है। तो कुछ तो ऐसे साधारण बहुमत विधेयक से हो जाते हैं, कुछ अनुच्छेद 368 के द्वारा 2/3 बहुमत से कि संसद में कोई बिल पास करना हो तो उसको 2/3 बहुमत यानी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जैसे अगर 100 मेंबर हैं तो उसमें लगभग 66 या 67 मेंबर एक साथ होने चाहिए, तब वो विधेयक पास होगा। अब कुछ विधेयक ऐसे हैं जो 2/3 के साथ पास हों, फिर आधे राज्यों से अधिक, जैसे 28 राज्य हैं अभी, तो एक 14 और एक +1 यानी कि 15 राज्यों के समर्थन से कुछ कुछ विधेयक पास होते हैं। इसलिए कभी कभी कठोर बन जाता है, कभी कभी लचीला एकदम होता है। तो इसलिए भारत के संविधान को कैसा कहा गया है? अंशतः कठोर अंशतः लचीला। शब्दों का खेल है, जैसे अभी ना ही कठोर ना ही लचीला, ये भी कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, लेकिन यहाँ पे अंशतः कठोर है अंशतः लचीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो भारत के संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं हो सकता? संघ क्या होता है? जैसे एक संघ है, इसमें शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाएगा, एक केंद्र की सरकार हो जाएगी, बाकी विभिन्न जो इकाइयाँ होंगी ये राज्यों की सरकार बन जाएंगी। तो इसमें शक्तियों का बंटवारा, राज्य अपने जो छोटे छोटे प्रांत हैं, जो ये इकाई हैं, ये अपना स्वतंत्र कार्य करेंगे। जैसे इसकी एक, जैसे अमेरिका का अगर हम संघ की बात करें, तो यहाँ पे एक तो पूरे अमेरिका का संविधान हो गया, और यहाँ एक अगर नागरिक कोई है तो एक अमेरिका का नागरिक रहेगा, एक उस देश एक उस राज्य का नागरिक होगा। जैसे अगर कोई वर्जीनिया का नागरिक है अमेरिका के, तो वो, या कैलिफोर्निया का, तो वो एक वर्जीनिया का ही रहेगा। अगर हम टेक्सास की बात करें, या टेक्सास का कोई नागरिक है, तो एक टेक्सास का है और एक अमेरिका, दो नागरिकता का लाभ उठाता है। लेकिन वहाँ संघ होता है, उसे पूर्ण संघ कहेंगे, कि वहाँ पे पूरे तरीके से शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। तो पहली बात तो संघ क्या है, कुछ लोगों को मिला के, कुछ क्षेत्रों को मिला के एक संघ बनाया जाता है। इसके पीछे बनाने की कई थ्योरी हैं, तो उसको छोड़ो अभी यहाँ। तो इसमें जो शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, यहाँ पे क्या है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान भी होता है। एक अमेरिका का संविधान अगर है तो वो पूर्ण रूप से लिखित है, उसमें बता दिया गया कि इतनी शक्तियों में ये केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अपने यहाँ इसीलिए अर्धसंघीय कुछ कुछ थिंकर बोलते हैं, क्योंकि हस्तक्षेप होता है। अब यहाँ की बात करें तो भारत में संविधान का संघीय लक्षण कौन सा नहीं है? जैसे पूर्ण रूप से लिखित संविधान तो है, लिखित संविधान में बता दिया गया है कि ये विषय कौन किन के पास होंगे? प्रांतों के पास, ये केंद्र के पास। एकाहारी नागरिकता, लेकिन भारत में क्या है, एकाहारी नागरिकता है। इस तरीके से अगर संघ है तो इसमें 2 नागरिकता होनी चाहिए। जैसे निवासी होता है, जैसे अगर हम भारत के नागरिक होते हैं, लेकिन अगर हम कहीं उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में रहें, तो हम महाराष्ट्र के नागरिक नहीं रहेंगे, हम वहाँ के निवासी रहेंगे, डोमिसाइल बनता है, सिटीजनशिप नहीं। तो यहाँ पे यही जो हमारा संघीय लक्षण नहीं है, एकाहारी नागरिकता। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा, ये तो एक संघीय लक्षण है ही है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, एक न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, ये भी लक्षण है संघ का। पूर्ण रूप से लिखित संविधान भी है, ये भी है, लेकिन एकाहारी नागरिकता ये लक्षण नहीं है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? देखो, दल विहीन प्रजातंत्र महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों लोगों ने प्रस्तावित किया कि जो प्रजातंत्र होना चाहिए, यहाँ दल विहीन होना चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने जब आज़ादी के बाद कहा कि अब कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए, जो कांग्रेस पार्टी को अब खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इसका सही आंसर होगा, यहाँ तो इससे आंसर दोनों है, अगर कहीं दोनों मिल जाए तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। अगर दोनों जगह ऑप्शन दिया होगा कि बी और सी, तो यहाँ बी और सी हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को शाकाहारी संघवाद किसने कहा? ये सही नहीं है, ये इनकी जगह पे ग्रेनविल ऑस्टिन है, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। ये कहते हैं कि भारतीय संघवाद कैसा है, एक सहकारी संघवाद है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। यहाँ पे क्या है कि शक्तियों का बंटवारा तो किया गया है, लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो संघ और राज्य दोनों मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसलिए ऐसे लक्षणों को देखकर ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे सहकारी संघवाद
का नाम दिया है भारतीय संघवाद या भारतीय संविधान को। तो सही आंसर होगा ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो ये बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। ये केसी वेयर ने कहा था। क्यों कहा था? क्यों इसलिए कहा था एक तरफ तो भारत अपने संविधान में संघीय व्यवस्था की बात करता है, शक्तियों का बंटवारा करता है केंद्र और राज्यों में, लेकिन वहीं शक्तियों के बंटवारे के साथ साथ अगर संघीय व्यवस्था की बात होगी तो दो नागरिकता होगी, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता है। इसलिए यहाँ पे दोनों लक्षण हो जाते हैं कि संघ के भी लक्षण है और संघ के भी लक्षण है और एकात्मक के भी लक्षण है। संघात्मक और एकात्मक दो दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे संघीय लक्षण भी है और एकात्मक लक्षण है। जैसे राज्य शक्तियों का बंटवारा हो गया राज्यों और केंद्र में, लेकिन केंद्र फिर एक राज्यपाल नियुक्त कर देता है राज्यों में, तो वो वायलेशन हो जाता है संघ का या उसका उल्लंघन हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि भारत का संविधान कैसा है, एक संघात्मक है, अर्ध संघात्मक है। कौन कहा है? केसी वेयर। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत एक संघीय है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ फेडरल नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट है। क्योंकि फेडरल में क्या है, अलग अलग सारी इकाइयाँ हो जाती हैं, वो अपना अलग वजूद रखती हैं, लेकिन अपने यहाँ यूनियन है। यूनियन का मतलब भी इकट्ठा होता है। तो सही आंसर होगा केसी वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस शासन प्रणाली के जो ये लेक्चर सीरीज है उसमें आखिरी क्वेश्चन है। निम्न में किसने कहा था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? तो इसको जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, इन्होंने कहा है कि संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया। जैसे संघात्मक अगर बन गया तो इसमें राज्य और केंद्र में कोई हस्तक्षेप एक दूसरे में नहीं करेगा। ये होता है तंग ढांचा कि ये अगर कोई ज़रूरत पड़े तो केंद्र यहाँ पे हस्तक्षेप भी ना कर पाए। अगर राजनीतिक रूप से अगर यहाँ कोई सरकार गिर रही है या यहाँ अस्थिरता आ रही किसी राज्य में, वहाँ सरकार गिराई जा रही है, नहीं गिराई जा रही है, वहाँ ज़रूरत है सरकार की अभी, या वहाँ शासन प्रणाली कैसे चलेगी अगर कोई सरकार गिर जाए। मान लो यूपी में इस समय अगर कोई मुख्यमंत्री, वहाँ सरकार गिर गई तो फिर शासन प्रणाली कैसे सुचारू रूप से कार्य करेगी, यहाँ की जनता के लिए कार्य कैसे होगा। तो इसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे राष्ट्रपति शासन बना, एक सिस्टम बनाया गया कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के माध्यम से अपना शासन कार्य संभालेगा। तो वही इन्होंने कहा कि हमारा जो है संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, ये हम इसे बाद में बदल भी देंगे। अगर दिक्कत होगी तो हम तुरंत इसको, जैसे मान लो सरकार अगर यहाँ पे कार्य नहीं कर पा रही है, गिर गई सरकार किसी स्टेट में, तो वहाँ पे राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति अपना शासन लागू हो जाएगा, वो चलाएगा, क्योंकि जनता को यहाँ पे फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से हमने शासन प्रणाली के 26 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमारा जो कोर पॉलिटिका है, जैसे जो संविधान में जो डिस्कस किया गया है कि पहला संविधान के भाग 1 में जो कहा गया है, भाग 1 में कहा गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, उसके बारे में उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो बनेगा, फिर नागरिकता के बारे में, मूल अधिकारों के बारे में, इसके बाद कंटिन्यू चलेगा, और कुछ अब ज्योग्राफी के भी वीडियो बनेंगी। ठीक है, थैंक यू।